हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च मीन्स पॉलीसेकेराइड्स, सेलुलोज, सेलोबायोज, इन सभी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। फिर हम लोगों ने अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, अमाइलोज क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जन में हम लोग को सीखना है लोअर हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट टू हायर कार्बोहाइड्रेट एंड हायर कार्बोहाइड्रेट टू लोअर कार्बोहाइड्रेट। इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्लियन फिशर सिंथेसिस। तो यहाँ कन्वर्जन है, ये हम लोग कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ carbohydrates इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लोअर टू हायर। फर्स्ट लोअर टू हायर कार्बोहाइड्रेट्स तो वह मेथड और प्रोसेस जिससे लोअर टू हायर कार्बोहाइड्रेट्स बनाया जाता है, लोअर कार्बोहाइड्रेट को हायर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, वो है क्लियन फिशर सिंथेसिस। इसका नाम है क्लियन फिशर सिंथेसिस। यानी क्लियन फिशर सिंथेसिस से हम लोग लोअर कार्बोहाइड्रेट्स को हायर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड HCH2OH, इट इज अ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप देख रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है। तो इसे अब हम लोग कन्वर्ट करके लोअर टू हायर बनाना है, यानी 3 से 4 कार्बन एटम्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं इस मेथड में, इसकी रिएक्शन HCN से कराते हैं। H प्लस CN माइनस, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और यहाँ ये बना लेंगे, देखिए COH HCOH HCH2OH और इसमें ऐड हो जाएंगे CN। अब इसकी रिएक्शन, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। यहाँ मैं इसको OH और H फोल्ड वाइज लिख देता हूँ, ये दोनों होगा। और ये CH2OH। इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराइए और इसको हीट कर दीजिए, तो बन जाएंगे कैल्शियम एसिटेट COOH H2CH2OH और ये हो जाएगी फोल्ड वाइज CA। ठीक है, अब इसे हम लोग फेंटन्स ये बन गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं NaHG के साथ में, NaHG के साथ में इसको रिड्यूस कर सकते हैं। COOH हो गया। तो
या इसे हम लोग डायरेक्ट इसे यहीं से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, इतना करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से भी हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। इसको यहीं से रिड्यूस कर दीजिए, सोडियम अमलगम में इसको रिड्यूस कर दिए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, CHO OH H होल ट्वाइस CH2 OH। और ये था B ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, और ये कन्वर्ट हो गए इरिथ्रोज, तब देखिए इसमें कितने मेंबर है, 2 3 4, इसमें कितने मेंबर थे, 1 2 3, तो 3 to 4 मेंबर कार्बोहाइड्रेट्स में आपने कन्वर्ट किया। अब हम लोग इसे 4 से 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था लोअर टू हायर क्लियॉन क्रिस्टल सिंथेसिस इसे कहा जाता है, और हायर टू लोअर भी हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हायर टू लोअर हम लोग कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं रफ डिग्रेडेशन मेथड। इस मेथड का नाम है रफ डिग्रेडेशन मेथड। डिग्रेडेशन, अब देखिए मान लेते इसी को ले लेते हैं, चलिए। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O H और OH H OH H और ये CH2 OH, राइट। नेक्स्ट एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन करा दो Br2 H2O ब्रोमीन वाटर से या अल्केलाइन KMnO4 से, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH OH H OH H और ये CH2 OH, राइट। नेक्स्ट अब इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट कर दीजिए, कैल्शियम सॉल्ट बना लेंगे, COO माइनस OH H OH H CH2 OH और इसको कैल्शियम सॉल्ट, हाँ 2 हो गए। अब इसे फेंटन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दीजिए। अब ये फेंटन्स रिएजेंट, फेंटन्स रिएजेंट H2O2 in presence of base, तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएंगे और CO2 रिमूव हो करके यहाँ से माइनस CO2 बाहर आ जाएंगे और ये बन जाएंगे C डबल बॉन्ड H OH H और CH2 OH। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा लो कार्बोहाइड्रेट टू हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई कार्बोहाइड्रेट टू लो कार्बोहाइड्रेट्स, और ये था कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपके बायोमोलिक्यूल्स के कार्बोहाइड्रेट से चैप्टर्स पूरे खत्म हो गए। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर्स में और भी कुछ है, जैसे अमीनो एसिड्स, तो उन सभी को आपने वायु में पढ़ा होगा, और DNA RNA ये सभी आपने बायो वाले लेक्चर में पढ़े होंगे, तो उन सभी के बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। ये बायो का चैप्टर्स है, बायोलॉजी का। नेक्स्ट
चलिए कुछ आगे मैं थोड़ा सा डिस्कस और भी कर देता हूँ। अमाइनो एसिड्स, लिखिए अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स या एमिनो एसिड्स, जैसा कि नाम से पता है, एमिनो एसिड्स वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसे अमाइनो एसिड्स कहते हैं। लेकिन अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग बोथ द ग्रुप carboxylic acid as well as amine group NH2 group, but the relative positions of COOH and NH2 group, on the basis of it there are different types of amino acids: alpha amino acids, beta amino acids, alpha amino acids, beta amino acids, gamma amino acid and delta amino acids. So these are the types of amino acids based on the relative position in the respect of COOH and NH2 group. As per example, alpha amino acids जैसे देखिए ये आपके अमाइनो एसिड्स हैं, COOH और NH2। ये सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा से NH2 ग्रुप है, तो अल्फा अमाइनो एसिड्स। यदि ऐसा हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, NH2 CH2 COOH, देखिए अल्फा बीटा, दिस वन इज बीटा अमाइनो एसिड्स। ये जो अमाइनो एसिड लिस्ट ये जो है वो बहुत ही आसान है, आप रीडिंग डालेंगे तो हो जाएंगे, और आप लोगों ने बायो वाले चैप्टर्स में पढ़ा ही होगा, इसलिए मैं इसमें जितनी थोड़ी बहुत इसमें मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग और भी ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत हमें नहीं है। चलिए कुछ मैं डिस्कस कर देता हूँ। बीटा अमाइनो एसिड इसी तरह ये गामा पोजीशन पे होंगे तो गामा अमाइनो एसिड, अल्फा पोजीशन ये डेल्टा पोजीशन पे होंगे तो डेल्टा अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स के होते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो ये जो क्लासिफिकेशन है एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है, और न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप के आधार पर होता है। जैसे आपने पढ़ रखा है COOH ग्रुप एसिडिक है, NH2 ग्रुप बेसिक है, तो यदि एक बेसिक और एक एसिडिक हो, दोनों NH2 और COOH ग्रुप यदि सेम हो तो उसको न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहेंगे। यदि COOH ग्रुप ज़्यादा हो NH2 ग्रुप से तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स कहेंगे। यदि NH2 ग्रुप ज़्यादा हो तो उसको कहेंगे हम लोग बेसिक अमाइनो एसिड्स कहेंगे। तो अमाइनो एसिड्स तो दो तरह से क्लासिफाइड किया गया, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजिशंस of NH2 group and COOH group, alpha, beta, gamma, delta amino acids. Next classification was based on the number of NH2 and COOH group, acidic amino acid, basic amino acid and neutral amino acids. Next, in nature there are 22 amino acids. नेचर में टोटल 22 अमाइनो एसिड्स पाया जाता है, लेकिन इस 22 में से ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में टोटल अमाइनो एसिड्स 22 हैं, उनमें से 20 अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन 20 अमाइनो एसिड्स में से 10 अमाइनो एसिड्स हमारा बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन रेस्ट जो 10 अमाइनो एसिड्स है वो हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पाता। अब जब जिस अमाइनो एसिड्स को हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पाता है, लेकिन हमें जीवन को चलाने के लिए वो 20 अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत है, तो 10 तो हमारा बॉडी प्रिपेयर कर पा रहा है, लेकिन 10 हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण
वह जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, उसे हम लोग डाइट में लेते हैं, जो कि हमारे लिए वो इसेंशियल हो गए लेना। जो हमारे बॉडी प्रिपेयर कर रहा है उसे तो ले चाहे नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पा रहा उसे तो बाहर से डाइट में शामिल करना पड़ेगा ही, लेना ही पड़ेगा। तो इनमें से जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जो हमारा बॉडी प्रिपेयर करता है वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। यानी अमाइनो एसिड्स जो 10 अमाइनो एसिड्स हो गए वो इसेंशियल हैं, और रेस्ट जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो इसेंशियल नॉन इसेंशियल समझ गए। जो हमारा बॉडी प्रिपेयर कर रहा है नॉन इसेंशियल हो गए, जो हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए। इन सारे अमाइनो एसिड्स के हमारी केमिस्ट्री में नाम तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वायु में कैसा है वो आप लोग अपना करेंगे। लेकिन इनमें से जो एक अमाइनो एसिड्स है ग्लाइसिन, ये जो अमाइनो एसिड्स है इसका नाम है ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन को छोड़कर, ये देखिए ये कार्बन एटम्स है तो ये कायरल नहीं है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो सिमिलर है। कायरल होने के लिए इसकी कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होने, तो ग्लाइसिन इज ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। Glycine is optically inactive, but the rest amino acids are optically active, and all rest amino acids are optically active. केवल ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, और इसे छोड़ करके जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में 2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, COOH होता है, NH3 होता है। देखिए कैसे अमाइनो एसिड्स होता है। तो अमाइनो एसिड्स में 2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप यानी कि बेसिक ग्रुप होता है, और एसिडिक ग्रुप, दोनों ही होता है। जैसे अभी यहाँ पर लेते हैं, मान लेते हैं ये RC डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये हमने लिया NH3, ये अमोनिया है, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, और ये बेसिक है। ठीक है, तो ये एसिडिक है तो इसका pH जो होगा वो 6 से कम होगा, 7 से कम होगा, और इसका बेसिक जो pH होगा 7 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर ये क्या होता है कि ये अमाइन है, तो ये H प्लस ये लूज करता है, ये ऐसा बना लेता है RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस NH4 ये प्लस, ऐसा बना लेता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो COOH ग्रुप है वो H प्लस को डोनेट करता है, NH3 उसको गेन कर लेता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारा अमाइनो एसिड्स होता है उसमें भी तो एक एसिडिक ग्रुप और एक NH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसका भी जो H ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, वो H डोनेट करता है, NH2 ग्रुप उसको गेन कर लेता है। ठीक है, अब देखिए कैसे ये गेन करता है। और इस तरह से जो प्रेजेंट होती है इसके जो pKa की वैल्यू होती है, और इसके pKa की वैल्यू, इसके लिए जो pKa की वैल्यू होती है वो 4.5 के करीब होती है, और 4 to 5 होती है, और इसके pK वैल्यू ये 9 to 10 के करीब होता है pKa का वैल्यू, बेसिक है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एसिडिक है, ये बेसिक होगा। अब ये जो हमारा अमाइनो एसिड्स होता है दे एग्जिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ज्वीटर आयन इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ से पता हो गया अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्वीटर आयंस। ज्वीटर आयंस कैसे?
अब जैसे मान लेते हैं कोई अमाइनो एसिड मैंने लेता हूँ, जैसे मान ली CH3C, यहाँ H है, यहाँ NH2 है और यहाँ COOH है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, H प्लस लूज करेगा, ये गेन कर लेगा, तो क्या हो जाएगा CH3C, यहाँ H और ये NH3 प्लस और ये COO माइनस, दिस वन इज कॉल्ड ज्यूटेराइड। तो इस तरह से अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ज्यूटेराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इसके लिए जो पीएच होता है वो 6 to 8 होता है। इसके पीएच की वैल्यू 6 to 8 होते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कटायनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, एनायनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऐसा लिखिए, यदि ऐसा हो CH3C H NH3 प्लस और COOH, तो ये कटायनिक फॉर्म हो गई, कटायनिक फॉर्म। नेक्स्ट ये ऐसा हो गया CH3 H और ये NH2 और COO, E माइनस और E प्लस, NH3 था ना, NH3 प्लस COO, NH3 NH4 प्लस और COO माइनस, ऐसे हो गए। और नेक्स्ट हो गए, ये इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट CH3 H COO माइनस और NH2, ये हो गया एनायनिक फॉर्म। ये हो गया एनायनिक फॉर्म, ये कटायनिक फॉर्म और ये ज्यूटेराइड। तो ज्यूटेराइड के लिए पीएच जो होते हैं वो 6 to 8 होते हैं। तो इसके लिए जो पीएच हो गया वो 6 to 8 हो गए। और इससे पीएच थोड़े घट गए, इसके लिए पीएच लेस देन 2, ठीक है। और एनायनिक के लिए pH ग्रेटर देन 10। तो अब ये ऐसा देखा गया कि pH 6 to 8 जब नीचे इससे घटता है तो वो कटायनिक फॉर्म में होता है, इससे pH बढ़ जाता है तो वो एनायनिक फॉर्म में होता है। लेकिन ये pH इस रेंज में होता है तो ये ज्यूटेराइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। उसको देखते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। नेक्स्ट देखिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट।
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी सॉल्यूशन का वह पीएच है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी सॉल्यूशंस का वह पीएच है जिस पीएच पर वह अमाइनो एसिड्स ज्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द पीएच ऑफ solution in which amino acid exist in the form of deuterium। तो वह पीएच जो होता है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। और इस पीएच के बिलो कटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इस पीएच के ऊपर वो एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस की जो पीएच होती है उसे ही आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और अब आपका ये जो आपका बायोमॉलिक्यूल है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हमने आपको फिनिश कर दिया। अब कुछ ये अमाइनो एसिड्स के बारे में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स तक हमने बताया। अब इस चैप्टर को यहाँ से हम क्लोज करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री का भी कुछ चैप्टर्स बचे होंगे तो उसको मैं पूरा करूँगा। जैसे आपका वो सरफेस केमिस्ट्री बचा है, फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स बचा है, यदि कुछ शायद कुछ बच्चे हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसी दौरान जो है वो लॉकडाउन हो गया था, तो हो सकता है तो उस चैप्टर को भी मैं फिर से रिवाइज कर दूँगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल।